लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज पूरे विश्व में जो चर्चा का विषय बना हुआ है रूस और यूक्रेन को लेकर के, हम सारे मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा। संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह है कि रूस यूक्रेन पर हमला किया, रूस की क्या मजबूरी थी कि यूक्रेन पर हमला करना पड़ा? सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है कि रूस को हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात जो है जानने के लिए वो ये है कि सबसे पहले हित क्या देखा जाता है। कोई भी राष्ट्र, हम आप अपने देश से समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होती क्या है। सबसे पहले किसी भी राष्ट्र की जो प्राथमिकता है वो ये होती है कि स्वयं की सुरक्षा, चाहे वो कोई बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र हो या कोई छोटा देश हो। आप स्वयं से एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने भारत से ही इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे दोनों तरफ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, एक तरफ आप चाइना की बात करिए तो दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान की बात करिए, दोनों से कहीं ना कहीं हमारा जो है वैचारिक मतभेद है। हर कोई अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर तैयार रहता है। ऐसे में किसी राष्ट्र का सशक्त होना कितना जरूरी है ये हम आप समझ सकते हैं, जबकि हमारे दोनों तरफ दो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से देखें, अपने राष्ट्र के लिहाज से देखें, राष्ट्र हित के लिहाज से देखें तो दोनों का नजरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति और परिस्थिति रसिया और यूक्रेन की है। रसिया अपना हित देख रहा है, यूक्रेन अपना हित देख रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है? रसिया एक महाशक्तिशाली देश है। विश्व के 4-5 देशों की ही बात करें तो हम उसमें पहले दूसरे नंबर पर रसिया आता है शक्ति प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ रसिया का ही एक हिस्सा कट के यूक्रेन जब तैयार हुआ, और इस समय पूरे विश्व में वर्चस्व किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका का प्रयास ये रहता है, जब दो ध्रुवों की बात करते हैं आप, तो एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका का भरसक ये प्रयास रहता है कि किसी तरह से रसिया को किस प्रकार से दबाया जाए, रसिया को किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो सभी राष्ट्रों में कैसे उसको नीचा दिखाया जाए, जिसके लिए वो क्या क्या करता है, अनेकानेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है तमाम राष्ट्रों पर। उसके मन की बात है। क्यों? क्योंकि उसके जो पक्ष में है इस विश्व के तमाम शक्तिशाली देश हैं। जिस हम नाटो की बात जब हम करते हैं तो पहले 12 राष्ट्र थे नाटो के सदस्य, और इसके बाद जो है वो वर्तमान में 30 देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य हैं। नाटो के सदस्य बनने के बाद फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि यदि आपके ऊपर कोई संकट है, आप थोड़े कमजोर हैं, तो मैं आपके सहयोग के लिए आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये नाटो का जो यूनियन जो बना, जो संगठन बना है, उसका मूल उद्देश्य यही है। तो जो मुद्दा जो उठ रहा है, ये लड़ाई जो शुरू हुई, बात तो नाटो को लेकर के शुरू हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था कि नाटो में शामिल हो, और अमेरिका भी तसल्ली दे दिया कि यूक्रेन आपको मैं शामिल करूँगा। तो इस मुद्दा को लेकर के अगर ये कोई कंट्री अगर कह रहा है कि नाटो में शामिल हो, मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से, तो क्या बुरा है? कोई चाहे कि हम नाटो में शामिल हो, तो उसमें रूस क्यों अपने आप को दिक्कत शामिल कर रहा है कि नहीं नाटो में? हालांकि रूस नाटो में शामिल है नहीं, बिल्कुल, लेकिन रूस क्यों चाह रहा है कि ये नाटो में शामिल नहीं? बिल्कुल यही। जब मैं राष्ट्र सुरक्षा की बात करता हूँ, आप क्या ये चाहते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान मिलकर आपके ऊपर अटैक करे, या चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी एकदम मजबूत सशक्त राष्ट्र की तरह हो? जब आप ये नहीं चाहते हैं तो आप ये क्यों चाहते हैं कि यूक्रेन जो है उस अमेरिका के साथ या वैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर अपने आप को सशक्त करे जिससे रसिया को खतरा हो? हर राष्ट्र की, हर परिवार की प्राथमिकता होती है ना कि मैं अपने परिवार को मजबूत बना के रखूंगा, और जिसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, हर प्रकार का समझौता, हर प्रकार की चीजों से मैं समझौता करूंगा, चाहे लड़ूंगा, लेकिन स्वयं को मजबूत करना है। रसिया को यूक्रेन से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी,
जब तक उसके नाटो देश में शामिल होने की बात जब तक नहीं थी। यूक्रेन अपनी तरफ से स्वतंत्र था। सबसे बात है कि यूक्रेन रसिया से निकल करके बना हुआ है। यही बात है। आप अब देखिए कि रसिया के आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो कहाँ से टूटकर बने। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, और फिर इसके बाद बगल में ही इसके पोलैंड है, इसके बाद रोमानिया है। ये जितने भी राष्ट्र हैं कहीं ना कहीं ये सोवियत रूस का ही हिस्सा थे। तो आज जो निकला हुआ है रसिया से वही रसिया के अगेंस्ट रहेगा तो रसिया की जिम्मेदारी क्या होती है? रसिया की तो जिम्मेदारी यही होती है कि भाई वो अपनी रक्षा करेगा। आज अगर नाटो देश में शामिल हो जाता है, उस संगठन में शामिल हो जाता है जो कहीं ना कहीं रसिया के साथ हमेशा से ही भेदभाव करता रहा हो, और अमेरिका का दबदबा हो जाएगा। बिल्कुल अमेरिका का दबदबा हो जाएगा जो रसिया से कटे हुए कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में आज भी सबसे बड़ा देश रसिया ही है। तो रसिया को किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन के द्वारा हो, चाहे वो कूटनीति के द्वारा हो, हर संभव अमेरिका का ये प्रयास रहा है इसको जैसे भी हो इसको दबाओ। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूक्रेन को ऐसा लगने लगा है, जिस प्रकार से यूक्रेन के तमाम बड़े बड़े राज्य जैसे जैसे रसिया के कब्जे में आते जा रहे हैं, रसिया उन पर अटैक कर रहा है, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो, चाहे वो बाहुबल के तरीके से हो, चाहे वो हर प्रकार के अटैक कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये लगता है यूक्रेन को कि उसका ये जो डिसीजन था, उसका ये जो कहीं ना कहीं इंटरनली अब वो सोचने पर ये मजबूर हो रहा है कि उसका ये जो निर्णय था, ये वही कंट्री हैं जो उसको चढ़ाकर युद्ध में झोंक दिए। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है सिवाय मौखिक बयानबाजी के कि हम रसिया पर ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम रसिया पर ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, कोई आज मौके पर यूक्रेन के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। एक सवाल ये आ रहा है कि जब यूक्रेन और रसिया जब यूक्रेन पर लड़ाई करने का प्लान कर रहा थी, बहुत दिनों से चल रहा था कि लड़ाई होगी, यूक्रेन को आशा था कि मुझे कम से कम अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस ये सब मुझे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इन मौके पे सब मतलब कि बात हवा में निकल गई, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन होगा? या रसिया से डर रहे हैं, या सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा वर्ल्ड के जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं या जितने भी राष्ट्र हैं वो बखूबी जानते हैं कि आज दो ध्रुवों में वर्ल्ड बटा हुआ है। पूरे विश्व को अगर आप देखते हैं तो दो ध्रुव साफ नजर आते हैं। एक वो दिशा है जिस तरफ जो रसिया के समर्थन में है, और एक वो धुरी है जो अमेरिका के साथ है। चाहे वो यूक्रेन की बात कर लें आप, चाहे या फिर ब्रिटेन की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, जितने भी एक पावर सेंटर है वो अमेरिका के साथ है। और सब जानते हैं कि अगर वो रसिया के ऊपर अटैक करते हैं या यूक्रेन के साथ मौके पर खड़े होते हैं तो इसके बड़े गंभीर परिणाम जिससे हर कोई बचना चाहता है। एक महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हर कोई डरना चाहता है, क्योंकि तमाम परमाणु हथियारों से संपन्न, आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों से संपन्न आज रसिया, और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो रसिया के समर्थन में कहीं ना कहीं चाइना पहले से ही अपना रुख दिखा चुका है कि मैं पूरी तरह से रसिया के साथ हूं। तो कहीं ना कहीं स्थिति और परिस्थिति सबको विश्व युद्ध में झोंकने का काम करेगी। इसीलिए ये जो शक्तिशाली राष्ट्र जो दो ध्रुवों में बटा हुआ है इस समय पूरा वर्ल्ड, एक ध्रुव ऊपर से तो दिखा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन जमीन पर उतरने की बात इंटरनली कोई नहीं कहता। और दूसरा ये है कि अभी तक भारत का जो है रसिया और यूक्रेन के मामले में खुले तौर पर जो है ना, भारत कोई अभी रिएक्शन कुछ नहीं आया है, न रसिया के पक्ष में न यूक्रेन के पक्ष में। देखिए इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अगर एक स्वार्थी बन के अगर मैं सोचूं, अपने राष्ट्र हित की यदि बात करूं, तो भारत को रसिया के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर मनुष्य स्वार्थी है, राष्ट्र हित को लेके उसके अपने स्वार्थ निहित हैं, तो भारत को रसिया का समर्थन करना चाहिए। लेकिन यदि आप मानवता की बात करते हैं तो जो भारत कर रहा है आज के समय में, यूएन में भारत ने यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग नहीं की, वो एक साइलेंट चुपचाप अपना पड़ा हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भारत देखिए हमेशा कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत कभी भी, अगर पूरा इतिहास उठा के आप देखते हैं तो भारत कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर
पहले अटैक नहीं किया। भारत की यही रणनीति रही है। भारत हमेशा चाहता है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले हम लोग हैं। लेकिन अब यहाँ पर यदि स्वार्थ की बात करते हैं तो जो बात मैंने पहले कही कि भारत को रसिया का समर्थन करना चाहिए, यूक्रेन का समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसे कई अवसर थे जब यूक्रेन भारत का सपोर्ट कर सकता था, भारत का सपोर्ट यूक्रेन को करना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया। कई सारे ऐसे अवसर थे जब परमाणु परीक्षण की बात हुई, उस समय यूरेनियम की भारत को बड़ी आवश्यकता थी और वो यूरेनियम यूक्रेन में खूब होता था। जब भारत सहयोग मांगा तो यूक्रेन ने साफ मना कर दिया था उस समय। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने हमें सहयोग किया, हमारा सपोर्ट किया। ऐसे कंडीशन में क्या हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज, जब भारत के अस्थायी सदस्यता की यूएनओ में जब बात आई तो यही यूक्रेन है जो भारत के अगेंस्ट में वोटिंग किया। ऐसे में हमारा क्या हित है यूक्रेन के साथ? हमें क्यों उसका सपोर्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर भी आप देख लीजिए, जब भी कश्मीर मुद्दे पर बात हुई यूएनओ में, यूक्रेन हमेशा भारत के अगेंस्ट ही अपनी प्रतिक्रिया देता रहा। ऐसे में क्या हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए? अब अलग चीज, हमने जो पड़ोसी मुल्क की बात की, यूक्रेन में जो भी असलहे बारूद, जो भी हथियार तैयार होते हैं, उसकी प्राथमिकता में कौन होता है? उसकी प्राथमिकता में सबसे पहले हमारा पड़ोसी मुल्क, आतंक का गढ़ पाकिस्तान रहता है। वहां की जो भी चीजें तैयार होती हैं, जो भी हथियार तैयार होते हैं, वो सबसे पहले कहाँ सप्लाई होते हैं? तो पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं। तो जब स्वयं के हित की यदि बात आप करेंगे तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? आपके जवाब से तो यही लग रहा है कि यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां मानवता की बात आ गई, मैंने वही कहा कि वहां पे जो असहाय, जो निरीह लोग, जो आम नागरिक वहां पर जो परेशान हो रहे हैं, यदि आप उनके नजरिए से देखते हैं तो प्रयास यही होना चाहिए कि दोनों देशों में आपसी मतभेद को भुलाकर बैठकर शांति स्थापित हो। और कभी भी जान लीजिए, जिन समस्याओं का समाधान आपस में बैठकर टेबल टॉक के माध्यम से सुलझ सकता है, वो कभी मैदान में नहीं सुलझ सकता। इसलिए प्रयास भरसक यही है। हम लोग ऑपरेशन गंगा पे बात करते हैं। ये ऑपरेशन गंगा को लेकर के कई विवाद ऑपरेशन गंगा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारत सरकार का ये जो है बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। और एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, एक सरकार को जो अपने नागरिकों के प्रति करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार, भारत सरकार वो प्रयास कर रही है। आप इस पे उंगली जरूर उठा सकते हैं, जैसा कि लगातार विपक्ष उठा रहा है या जो कह रहा है कि सरकार ने प्रयास बहुत देरी से शुरू किया, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में व्यस्त हैं और उनका उन बच्चों को, यूक्रेन में फंसे हुए तकरीबन 20,000 छात्रों को निकालने के पीछे मोदी का ध्यान नहीं है। जो आरोप ये लोग जो लगा रहे हैं, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये लोगों को जानना चाहिए कि इसके पीछे काम कौन करता है। कोई भी जब ऑपरेशन होता है तो किसी भी ऑपरेशन में सरकार का एक दिशा निर्देश होता है, लेकिन जो काम करने वाले फ्लोर पे लोग होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, वो उस विभाग से संबंधित लोग होते हैं जिन पर सरकार वॉच करती है, मॉनिटरिंग करती है कि इस पर क्या क्या अब तक स्टेप लिया गया है। जो लोग मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मोदी यहां से फ्लाइट में बैठे और यूक्रेन में जाके, कीव में बैठ के, यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकर जहां पे बमबारी हो रही हो, वहां से उन बच्चों को निकाल कर लेकर आए। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कतई संभव नहीं है। सरकार प्रयास करती है, उसके अधिकारी लगे रहते हैं, उसी प्रकार से प्रोग्राम बनाते हैं और इसी हिसाब से आगे की रणनीति को अंजाम देते हैं। अभी कल परसों की बात ही है, मैं देख रहा था आपकी बिहार विधानसभा में चर्चा चल रही थी यूक्रेन के बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारे देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा
या कोई जिला होगा जहां से 1-2 बच्चे 4 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ना गए हों। इसी बात पर अभी बिहार विधानसभा की बात बता रहा हूं आपसे कि वहां पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट एक बात कही और बड़ी सटीक और अच्छी बात उन्होंने कही। हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई का क्या नियम है? ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसका मेरिट के हिसाब से जो लड़का जैसा होता है उसको वहां सीट मिलती है। उनका कथन था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कथन था कि हमें तो पता ही नहीं था कि साला बिहार से इतना बच्चा लोग विदेश पढ़ने गया हुआ है। नीतीश कुमार का स्पष्ट ये बयान था कि आज तक तो पता नहीं था कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सब विदेशों जा रहा है। बोला बिहार का आंकड़ा नहीं आज तक हमको पता था, हम तो यही जानते थे। और एक सामान्य आदमी वास्तव में यही बात जानता है। तो शायद ये संकट न आया होता तो ये लोगों को पता भी नहीं चलता कि भारत के कितने बच्चे किस किस देश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अब ना पता चला कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे एक मुफीद जो देश नजर आया जहां पे कम पैसे में लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यूक्रेन है। तो ये तो पता ही नहीं था लोगों को। तो आज भारत सरकार अपने जब मंत्रियों को भेजती है, अपने अन्य अधिकारियों को भेजती है कि आप जाकर चाहे जैसे भी है हमारे देश के उन होनहार बच्चों को लेकर आइए जो इस राष्ट्र की संतान है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, तो वो उस अपने काम को बखूबी भारत सरकार निभा रही है। और देखिए, जो आदमी संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है, जो प्रयास करता है, गलतियां भी उसी से होती हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है, संभव है, यह हर मुमकिन संभव है कि उससे कहीं ना कहीं कोई लेकिन हो जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब यमन में संकट आया था तब भी किस प्रकार से भारत सरकार ने हर संभव कोशिश करके उन सभी लोगों को लेकर, यमन में फंसे उन सभी भारतीयों को लेकर, किस प्रकार से जनरल वीके सिंह उसमें राज्य मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री थे, तब सुषमा जी थी, तो सबको लेकर आए। तो ऑपरेशन गंगा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना ये विपक्ष की नाकामी और कमजोरी को जाहिर करता है कि आपके पास अब लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा, तमाम बच्चों के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो सरकार को दोष दे रहे हैं, या कुछ लोगों ने ये कहा कि मीडिया अपनी टीआरपी बनाना चाह रहा है और टीआरपी के चक्कर में दोनों देशों में युद्ध करवा दिया, तमाम ऐसे बच्चों के बयान हैं। तो उनसे यही निवेदन रहेगा, अब इस संकट की घड़ी में आप धैर्य रखें और यकीन करें, क्योंकि आपके पास यकीन के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। यदि आप फंसे हुए हैं उस युद्ध में तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी सरकार चाहे जैसे भी है हर संभव प्रयास कर रही है और आपको निकालकर जरूर अपने देश लेकर आएगी। और देख लीजिए, मैं किसी के ऊपर अब तक जितनी भी सत्ताएं चलती आई हैं, किसी के ऊपर प्रश्न उठाना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, आज इस संकट की घड़ी में समूचा विश्व जानता है कि तिरंगे में क्या ताकत है। आज सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम ऐसे मुल्कों के, हमारा पड़ोसी मुल्क जो लगातार हमारी बुराई ही करता है, वहां के भी विद्यार्थियों का, वहां के भी स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं, इंडियन फ्लैग उनका ये कहना है कि इंडियन फ्लैग की वजह से हम रोमानिया बॉर्डर या पोलैंड बॉर्डर तक हम पहुंच पाए, नहीं तो यूक्रेनी सैनिक हमें मार दिए होते। तो ये उसकी पावर है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र सशक्त हो रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी है। कमियां होती हैं और कमियां उसी में होती हैं जो मेहनत करता है, जो काम करता है। तो ये सरकार का जो प्रयास है वो प्रयास अच्छा है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इस संकट के आने से पहले ही सरकार ने वहां पर फंसे छात्रों के लिए पहले ही एडवाइजरी दे दी थी कि संभव है दोनों राष्ट्रों में युद्ध छिड़ जाए और ऐसे में जैसे भी है आप अपने मुल्क चले आए ताकि इस संकट को फेस ना करें। अंत में एक लास्ट सवाल है आपसे कि ये युद्ध खत्म होने के बाद या ये युद्ध के परिणाम क्या होगा पूरे विश्व के विश्व स्तरीय हम देखें तो क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, युद्ध की विभीषिका हमेशा दुखदायी होती है। हो सकता है पल भर के लिए सुखद एहसास हो, लेकिन जिनके ऊपर
उस युद्ध की विभीषिका की मार पड़ी होती है, कभी उसके घर में जाकर झांक कर देखिए। आज जहां पर रसिया बमबारी कर रहा है, जहां पर रसिया के लगातार अनेकों हमले हो रहे हैं, उन घरों में जाकर देखिए कि स्थिति क्या है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा करके एक आशियाना बनाया था और आज सब कुछ देखते देखते तबाह हो गया। रात को सोते वक्त उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि जब सुबह उठेंगे तो उनके सिर पर छत नहीं होगी, उनके अपने उनसे दूर हो चुके होंगे। तो जरा उनसे देखिए। तो हमें तो यही प्रयास करना चाहिए कि दोनों राष्ट्र टेबल पर बैठकर टेबल टॉक करें, आपस में बैठकर बातें करें और इस समस्या का जो भी समाधान हो वो शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें। और वर्तमान में जो चीज़ें हम देख रहे हैं टीवी पर, किस प्रकार से रसिया लगातार यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों में, खार्किव हो या फिर आपका कीव हो, वहाँ के जो बड़े बड़े जो भी सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, उनको किस प्रकार से तबाह कर रहा है, वो भीषण मंजर देखकर कहीं ना कहीं ज़रूर तकलीफ होती है। और इस तकलीफ से बचने का सिर्फ एक उपाय है, टेबल टॉक हो, दोनों दलों में, दोनों देशों में समझौता हो, आपसी सुलह का कोई रास्ता निकाला जाए और इसके बाद शांति से एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपनों की सुरक्षा की चिंता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे और नए अपडेट के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।